दवाई बनाने की प्रैक्टिस करते हुए कुछ दिन बीत गए। ध्रुव कोशिश करते करते थक जाता था, लेकिन अंगूठी में रखे सामान की वजह से वो वापस चुस्त हो जाया करता। और ऐसी कोशिशों में 5 दिन गुजर गए। 5 दिन तक हकीम बनने की कोशिश ने ध्रुव को और ताकतवर बना दिया था। अगर इस वक्त उसकी शक्ति का पता लगाया जाता तो वो जरूर एकलव्य रैंक के 1 सितारे पर होती। उसे बढ़ती हुई शक्ति महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। ध्रुव जब गुफा में बाकी सबसे छिपकर दवाई बनाने की कोशिश में लगा था, वहीं मैसोडोरिया में हालात बिगड़ने लगे थे। शौर्य दल और आमिष दल के बीच की दरार और बड़ी हो गई थी और 2 दिन पहले ही आमिष दल व्यापारियों के लिए नई नीति लेकर आया था, जिससे बहुत से व्यापारी आमिष दल के बाजार में दुकान खोलने चले गए थे। इससे शौर्य दल के बाजार को बहुत घाटा हुआ और दल का खजाना अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। शौर्य दल का हर मेंबर इस बात को समझ रहा था कि आमिष दल की ये नीतियां जानबूझकर शौर्य दल का घाटा कराने के लिए बनाई जा रही थी और इस बात से सभी बहुत ज्यादा नाराज थे। इसी गुस्से में दरबार में इकट्ठा हुए लोगों में से एक दल के बुजुर्ग ने कहा, मैं अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे सिर्फ 5 दिनों में हमारा मुनाफा लगभग आधा हो गया है। इस रफ्तार से तो कुछ ही देर में हमारे सारे बाजार दिवालिया हो जाएंगे। दरबार में इस वक्त शौर्य दल के सभी बड़े लोग बैठे हुए थे और सबकी आंखों में उनकी नाराजगी साफ समझ आ रही थी। अगर उन्हें मौका मिलता तो हर कोई अबराल आमिष से लड़ने को तक तैयार था। इस बुजुर्ग की बात सुनकर दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, इसे और नहीं खींच सकते। चरक गुरु ने हमारी इतनी मदद भी कर दी है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो हमें दवाई की 100 बोतलें बनाकर नहीं देते तो ना जाने हम और कितने बुरे हाल में होते। आमिष दल के पास ना जाने कितनी हजारों बोतलें हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ दिन और बाजार में टिक पाएंगे। उसके बाद जब हमारी बोतलें खत्म हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे। ये कहकर उस बुजुर्ग ने आगे कहा, और हम चरक गुरु पर भी ज्यादा दिन निर्भर नहीं रह सकते। दरबार नीलामी घर वैसे ही दलों की लड़ाई से दूर रहता है और इसके बावजूद चरक गुरु हमारी इतनी मदद करने को राजी हो गए, लेकिन पता नहीं वो भी कब तक हमारी मदद करेंगे। बुजुर्गों की बात सुनते हुए सिंहासन पर बैठे अरेंद्र ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई पड़ रही थी। वो जानते थे कि आमिष दल की दवाइयों का असर चरक गुरु के द्वारा बनाई गई दवाई से बहुत कम था, लेकिन दवाइयों की तादाद की वजह से आमिष दल दवाइयों को कौड़ियों के भाव बेच रहा था और इस वक्त योद्धाओं के लिए दाम असर से पहले आता था, जिस कारण शौर्य दल को ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। इतने में किसी ने अपना सुझाव देते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें भी कोई अनाड़ी हकीम ढूंढना चाहिए ताकि हम भी आमिष दल को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। लेकिन यह सुनकर भी अरेंद्र खुश नहीं हुए। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ऐसे अनाड़ी हकीम सरफिरे होते थे जो एक जगह पर नहीं ठहरा करते थे। वो साम्राज्य के बड़े बाजारों में जाकर दवाइयां बनाया करते थे और ऐसा ही कोई सरफिरा शायद आमिष दल को भी मिल गया था। लेकिन अनाड़ी हकीम का मिलना भी इत्तेफाक की बात होती थी। वहीं दरबार के एक कोने में सानवी, सनी और दल के बाकी युवा मेंबर्स खड़े हुए थे। दल के बुजुर्गों से परेशानी को जानकर वो लोग भी परेशानी का हल निकालने में जुट गए थे। तभी अपनी बहन को देखते हुए सनी ने कहा, सानवी, क्या वो अनाड़ी हकीम इतना ताकतवर है कि उसने हमारे दल को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? सनी का सवाल सुनकर सानवी ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हकीम बहुत ताकतवर होते हैं। वैसे बात अगर सिर्फ ताकत की हो तो वो हकीम शायद एकलव्य रैंक का होगा। इसका मतलब हमारे दल का कोई भी बुजुर्ग उसे आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि पहुंच की है। एक हकीम दवाइयों जैसी चीजें बनाकर लोगों की मदद करता है, जिससे समाज में उसका ओहदा बहुत ऊंचा हो जाता है। और इस तरह की दवाइयों की वजह से ही बहुत ताकतवर लोग भी ऐसे हकीमों के दोस्त बन जाते हैं। इसलिए हकीमों को हरा पाना मुश्किल हो जाता है। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मार्कस में लोग हकीम की तुलना चींटियों के राजा से करते हैं, जिसकी एक आवाज पर तमाम ताकतवर चींटियां उसकी रक्षा करने आ जाती हैं। इतने लोगों से लड़ते हुए शायद तुम सीधे सीधे ना मरो, लेकिन थकान से तो जरूर मारे जाओगे। सानवी की बात सुनकर सनी आंखें खोले हुए
कल्पना करने लगा। उसने खुद को युद्ध के मैदान के बीचों बीच देखा और वो चारों तरफ से योद्धाओं से घिरा हुआ था। लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले योद्धा। उन्हें देखकर सनी के चेहरे पर डर झलकने लगा और इसलिए उसने कल्पना करना बंद किया। तभी उसने सानवी से एक सवाल पूछा, लेकिन अगर मैं हकीम बन जाऊं तो सारे ताकतवर लोग मेरे बचाव में लड़ने को तैयार हो जाएंगे ना? ये सुनते ही सानवी ने सनी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे सपने देखो भी मत। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एक हकीम बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हकीम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई हकीम बनने में कामयाब नहीं हो पाता। सानवी की बात सुनकर सनी ने दुखी होते हुए कहा, फिर तो मुझे डर है कि हमारे शौर्य दल को अब कोई नहीं बचा सकता। सनी की बात पर सानवी ने सिर हिलाते हुए सोचा कि शौर्य दल को सिर्फ एक हकीम बचा सकता था, लेकिन दल में कौन हकीम बनने के लायक था? उसने कल्पना की तो उसे हकीम के काले कपड़े पहना एक जवान लड़का दिखा। गौर से देखने पर सानवी ने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके तुरंत बाद सानवी ने सोचना बंद किया और खुद से कहा, मैं अचानक ध्रुव के बारे में क्यों सोच रही हूं? अगर गलती से भी वो किसी दिन हकीम बन गया तो हो गया सत्यानाश हकीमों के नाम का। ध्रुव को मनी मन गाली देते हुए सानवी ने दरबार की खिड़की के पास नजर घुमाई। उसे वहां हरे कपड़े पहनी इरा दिखी, जो चुपचाप वहां बैठकर एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। वो जल्दी से पन्ना पढ़ती और फिर अपनी उंगली को जुबान से लगाकर किताब का पन्ना पलट देती। उसे देखकर सानवी के दिमाग में एक और ख्याल आया, इरा इतनी अच्छी लड़की है, ना जाने इसे ध्रुव जैसे लड़के का साथ इतना क्यों पसंद है। वही सानवी की बातों से बेखबर इरा अपना पूरा ध्यान लगाकर किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसे किताब पढ़ने के साथ साथ दरबार में फैली उदासी भी महसूस हो रही थी। भले ही लोग पीठ पीछे कुछ भी कहे, लेकिन इरा को शौर्य दल में रहते हुए 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया था और उसका शौर्य दल से लगाव सिर्फ ध्रुव की वजह से नहीं था, और इसलिए वो इस वक्त किताब पढ़ते हुए भी खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि आखिर वो शौर्य दल की मदद कैसे कर सकती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि कहीं ये लोग कोई गलत कदम ना उठा लें। ये सोचते हुए इरा ने एक और पन्ना पलटा। क्योंकि दरबार में इस वक्त ध्रुव मौजूद नहीं था, इसलिए इरा ने भी किसी से कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। दरबार में इस वक्त सभी बात करने में लगे हुए थे। तभी एक पहरेदार भागता हुआ अंदर आया और उसने सीधे अरेंद्र के पास आकर कहा, अरेंद्र जी, काले कपड़े से ढका एक आदमी दरवाजे पर आया है। वो कह रहा है कि उसने आपके साथ काम करने की कोई बात की थी। क्या मैं उसे... इससे पहले कि वो पहरेदार अपनी बात पूरी कर पाता, अरेंद्र ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, जल्द से जल्द उन्हें अंदर भेजो। अरेंद्र की बात सुनकर वो पहरेदार भागता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए दल के बुजुर्गों की तरफ देखा, जो खुशी से पागल हो रहे थे। सभी बुजुर्गों को अचानक से खुश होते देख दरबार में मौजूद बाकी सारे लोग थोड़ा चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखकर पता किया कि क्या कोई इस खुशी की वजह जानता था, लेकिन सभी के चेहरों पर इस वक्त एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इतने में दरवाजे से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई थी, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र, कैसे हैं आप? माफी चाहूंगा, मैं बिना बताए ही यहां आ गया। सभी ने देखा कि वो काले कपड़ों वाला आदमी सीधा अरेंद्र के पास चलकर आ रहा था। उसके अंदर आते ही इरा, जिसका पूरा ध्यान अब तक किताब पर था, अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। इरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये काले कपड़ों वाला आदमी है कौन, लेकिन इस काले कपड़ों वाले आदमी को देखकर दल के बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खड़े होकर इस आदमी का स्वागत किया और तभी अरेंद्र ने उस आदमी से कहा, हमारे अजीज दोस्त, माफी तो मैं मांगता हूं आपसे कि दल की परेशानियों के चलते आपसे बाहर आकर नहीं मिल पाया। मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर हकीम ने हंसते हुए कहा, माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं। हकीम की बात सुनते ही अरेंद्र ने खुश होते हुए कहा, आइए बैठिए। वो हकीम अरेंद्र की बात सुनने के बाद अरेंद्र के बगल में दिख रही खाली जगह पर बैठ गए। वहीं दरबार में मौजूद शौर्य दल की युवा पीढ़ी ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये आदमी था कौन जिसे अरेंद्र और बाकी बुजुर्ग इतनी इज्जत दे रहे थे। उस आदमी के बारे में सोचते हुए वो लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इस उम्मीद से कि शायद कोई जानता हो कि आखिर ये आदमी है कौन। तभी किसी ने सुना कि एक बुजुर्ग ने उसे हकीम कहकर पुकारा था। ये सुनते ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
और फिर युवा पीढ़ी भी उस आदमी को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखने लगी। ये बात सभी जानते थे कि मार्कस में अगर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती थी तो वो एक हकीम ही था। इतने में सनी ने सानवी की तरफ देखते हुए पूछा, सानवी, ये आदमी, मेरा मतलब ये हकीम वही है ना जो हमें नीलामी के दिन दिखे थे? सानवी इस वक्त हकीम को ही देख रही थी। उसने बिना सनी की तरफ देखे अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ये वही है। लेकिन इतनी महान हस्ती अरेंद्र अंकल से मिलने यहां क्यों आई है? शायद पिछली बार जो उन्होंने कहा था उस पर अमल करने आए हैं। सनी, अगर इस हकीम ने शौर्य दल की मदद कर दी ना तो हम हंसते हंसते इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। लोगों की फुसफुसाहट सुनते हुए इरा अपनी आंखें उस आदमी पर ही गड़ाए हुए थी। उसे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उस आदमी की आवाज, उसकी चाल और उसका शरीर मेल नहीं खा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद इरा ने थक कर हार मान ली और वो चुपचाप बिना किसी शक के उस हकीम को देखने लगी। तभी अरेंद्र ने खुद एक चाय के प्याले में हकीम के लिए चाय भरते हुए सवाल किया, हकीम जी बताइए, कैसे आना हुआ आपका इस नाचीज के घर? यह सुनकर उस हकीम ने जवाब में कहा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं आपके लिए कुछ बोतलें अमृत धारा की लाया हूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के काफी काम आ सकती हैं। ये बात सुनते ही अरेंद्र की नजरें दरबार में इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। फिर उन्होंने आवाज लगाते हुए इरा से पूछा, इरा, क्या तुमने ध्रुव को कहीं देखा है? इसके जवाब में इरा ने कुछ कहा नहीं और सिर्फ अपना सिर हिलाकर अरेंद्र को जवाब दिया। इरा के सिर हिलाने से अरेंद्र थोड़े निराश हो गए कि वो ध्रुव को इस हकीम से नहीं मिलवा पाए। तभी हकीम ने हंसते हुए अरेंद्र से कहा, आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे मिल चुका हूं। बहुत काबिल और होनहार लड़का है वो, मुझे तो बहुत पसंद आया। यह कहकर हकीम ने अरेंद्र को पहरेदारों को ध्रुव को ढूंढने से रोका। वहीं हकीम के भेष में छुपा ध्रुव विदुर की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया। दूसरी ओर दरबार में बैठे ज्यादातर लोग ध्रुव की बढ़ाई सुनकर जलने लगे। आखिर जब इतना बड़ा हकीम ध्रुव की बढ़ाई कर रहा था तो कौन नहीं जलेगा? और इस जलन की वजह थी कि युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग ध्रुव को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। इसी जलन के चलते सनी ने गुस्से में खुद से कहा, सारी अच्छी चीजें इस लड़के के साथ ही होती हैं। हम तो यहां जैसे सिर्फ ताली बजाने के लिए आते हैं। सनी के बगल में बैठी सानवी भी खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाई कि क्या यह लड़का सच में इतना ताकतवर है। अगर ऐसा है तो कभी उसे ऐसा क्यों नहीं लगा। वहीं हकीम के मुंह से अपने बेटे की बढ़ाई सुनकर अरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दी और उनकी आंखें भी गर्व से भर गई थीं। तभी हकीम ने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, अरेंद्र जी, सुनने में आया है कि आपका दल बहुत कठिन वक्त से गुजर रहा है। क्या मैंने सही सुना है? ये सवाल सुनते ही अरेंद्र की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और उदासी में अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, तो ये खबर आप तक भी पहुंच ही गई। वैसे ये खबर बिल्कुल सच है। इस पर तुरंत हकीम ने अरेंद्र से सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं इस परेशानी की वजह क्या है? ये सुनकर अरेंद्र ने एक नजर हकीम को देखते हुए अपनी परेशानी के बारे में बताना शुरू किया। जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे बाजारों का व्यापार लगभग आधा हो चुका है और हमें डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे दल का रुतबा मैसेडोनिया में खत्म हो जाएगा। ये कहकर अरेंद्र उदास हो गए। उनकी उदासी को गौर से देखते हुए हकीम मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, वैसे देखा जाए तो शौर्य दल से मेरे बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते तो नहीं है, लेकिन मुझे आपके बेटे में कुछ तो बात दिखी। इसलिए अगर आपको ऐसा ना लगे कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आपका फायदा उठाना चाहता है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।